हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन। क्या चीज है? साइक्लोट्रॉन, है ना। पढ़ क्या रहे थे अपन? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की एप्लीकेशन, है ना, कहाँ काम आता है। तो साइक्लोट्रॉन, इसकी डेफिनेशन मैं आपको कल बता ही चुका था, फिर बता देते हैं। साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस which is used to accelerate the charged particles so that they acquire high energy. Cyclotron is a device which is used to accelerate positive charged particle like alpha particle, neutron, so that they acquire high speed. Okay. इसका प्रिंसिपल क्या होता है? अब देखो, वैसे चलो वर्क कैसे करता है कि देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं ला सकता। बस वो उसके पाथ को सर्कुलर बना सकता है, बट स्पीड में चेंज नहीं कर सकता। अच्छा, क्योंकि वो हमेशा मोशन के परपेंडिकुलर लगता है। पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स की वजह से ये इधर चलेगा। अब फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन है तो स्पीड इसकी चेंज होने वाली है। मान लीजिए डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, देन द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो देखो स्पीड एक्वायर करेगा वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितना डिस्टेंस इसके अंदर चला है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी ज्यादा स्पीड एक्वायर करेगा। और अगर मुझे बहुत हाई स्पीड एक्वायर करनी है तो जो ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी ये बहुत ज्यादा आने वाली है। ठीक है। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बहुत लंबी डक्ट बनानी पड़ेगी जिसके अंदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगाना पड़ेगा, और उसमें चार्ज पार्टिकल एक एंड पे डालोगे तो दूसरे एंड तक जब वो पहुंचेगा तो हाई स्पीड एक्वायर कर लेगा। पर बहुत हाई स्पीड होती है तो ये लेंथ बहुत ज्यादा आती है, डक्ट की लेंथ, यानी बहुत लंबे, क्योंकि जितनी देर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा इतनी देर इसमें फोर्स लगेगा और इतनी देर ही इसकी स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड जब आपकी बहुत ज्यादा होती है तो लेंथ बहुत ज्यादा आ जाती है ना। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे ये तो पता था कि मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल की मोशन को सर्कुलर तो बना सकता है, तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा के एक चार्ज पार्टिकल की मोशन को ऐसे सर्कुलर बना दिया, और यहाँ पे ऐसे जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता उसकी एनर्जी बढ़ती, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड से मैं उसको सर्कुलर पाथ करवा के फिर से इसके अंदर से एंटर करवाता, फिर एनर्जी लेता, फिर सर्कुलर पाथ करता, फिर एनर्जी लेता, फिर सर्कुलर पाथ करता। तो ऐसे एनर्जी लेता जाएगा और ये इधर ही एक पाथ में घूमता जाएगा और बार बार एनर्जी लेता जाएगा। जैसे आप लोग देखा होगा फुटबॉल को उंगली पे यूं घुमाते हैं तो साइड से यूं मारते रहो तो स्पीड बढ़ती रहती है ना। हाँ, सेम ऐसा ही है ना। अब इसको लगातार मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में लंबा चलने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से बार बार एनर्जी लेगा और यहीं पे ये आपका घूमता रहेगा। ठीक है, इस फैक्ट पे ही ये वर्क करता था। किस फैक्ट पे वर्क करता है साइक्लोट्रॉन की the energy of charge particle can be increased by passing it through electric field again and again with the help of magnetic field, यानी जो एनर्जी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ाएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो बढ़ा नहीं सकता। ठीक है, तो द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल में इंक्रीज्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय the path of charge particle is made circular with the help of मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी फैक्ट के ऊपर जो इसका प्रिंसिपल, अगर मैं बोलूँ, अगर इसका प्रिंसिपल बोलूँ कि साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो प्रिंसिपल कुछ इसका ऐसा हो जाएगा। इसका जो प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का, देखो कि द एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैन बी इंक्रीज्ड up to very high energy level by passing it through electric field again and again with the help of magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से मैं बार बार चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड से पास कराऊंगा तो उसकी एनर्जी को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, वापस से सुन लीजिए प्रिंसिपल क्या कहता था, इफ a charge particle is passing through electric field, if a charge particle passing through electric field again and again with the help of magnetic field, then its energy can be increased up to very high energy level. This is the principle of cyclotron। अच्छा, अब ऐसा किया कैसे जाता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ, देखो सिर्फ अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाएं
तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर, पर एनर्जी नहीं बढ़ेगी। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो एनर्जी बढ़ेगी, पर लेंथ बहुत ज्यादा आने वाली है हाई स्पीड के लिए, ठीक है। अच्छा, दोनों अगर मैं एक साथ लगा दूं, दोनों अगर एक साथ लगा दूं, देन तब भी फिर पाथ जो होगा वो रिजल्टेंट फोर्स का, तो चार्ज पार्टिकल में दोनों फोर्स लगेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, तो फिर उसका पाथ रिजल्टेंट फोर्स के कारण आएगा, जैसा भी आएगा रिजल्टेंट फोर्स के कारण आएगा, फिर वो सर्कुलर नहीं बचेगा पाथ, है ना। तो मैं उसको जब सर्कुलर नहीं है तो वो अगेन एंड अगेन लूप में नहीं, तो अगेन एंड अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड से पास नहीं होगा, है ना। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनाएगी कि दो मेटलिक डीज ली गई, है ना। मेटलिक डीज क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा ना, वो पॉलिश करने वाली डब्बी आती है ना, उसको ढक्कन खोलो, पॉलिश जिसमें से निकालते हैं ना, आप उसकी सारी पॉलिश निकाल दीजिए, ढक्कन बंद कर दीजिए और उसको बीचों बीच दो टुकड़े कर दीजिए, तो आपके पास दो ऐसे होलो मेटलिक पीसेस बचेंगे जिनकी शेप डी जैसी होगी, इनको क्या बोलते हैं, मेटलिक डीज। ऐसी दो मेटलिक डीज ली जाती हैं, ऐसे एक डी और एक डी। थ्री डी में अगर इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, एक डी की ऐसी होती है, कुल मिला के एक ऐसा, ये होलो, अंदर से खोखली होती है, होलो होती है, ऐसी दो डीज ली जाते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखी जाती हैं और इसके बीच में स्मॉल सा स्पेस छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इन डीज के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है। परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लगाने के लिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स काम में ली जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये डी है, ये दोनों, जैसे एक डी ये है, एक डी ये है, इधर मैंने नॉर्थ पोल रख दिया, इधर मैंने एक मैग्नेट का साउथ पोल रख दिया, तो क्या इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो गया? यस सर। या आप डीज को ऐसे रख लो, ऊपर आप रख लीजिए नॉर्थ पोल और नीचे क्या रख लीजिए आप, साउथ पोल, है ना। वो डायग्राम को 2D में बनाने के लिए मैंने ऐसा बना दिया ना। आपको इधर एक मैग्नेट रखिए, इसके पीछे एक तरफ जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, समझ लीजिए मैग्नेट है और मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, ठीक है। अब अगर मैं किसी चार्ज पार्टिकल को इसके सेंटर पे रख के इधर स्पीड दूंगा, तो क्या ये चार्ज पार्टिकल यूं घूमता हुआ इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा? भाई पाथ सर्कुलर होगा ना इसका, फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी दिस, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इधर इधर, ठीक है, फोर्स इधर लगा तो इधर मुड़ता मुड़ता इधर आ जाएगा, पर कोई एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह अवेलेबल हो तो फिर पाथ सर्कुलर नहीं रहेगा, है ना, फिर तो नेट फोर्स लगेगा और उसके अकॉर्डिंग आएगा पाथ, है ना। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर जगह लगा तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड ही रहे, पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहेगा तो फिर एनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप थ्रू आउट द पाथ नहीं लगा सकते क्योंकि फिर पाथ सर्कुलर नहीं बचेगा। इसके लिए क्या किया गया, ये मैग्नेटिक डी लगाई गई और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया गया कि जैसे चार्ज पार्टिकल इधर है, ये जैसे फर्स्ट डी में एंटर किया, मान लीजिए ये D1 है, ये D2 है, ये फर्स्ट डी में जैसे ही एंटर करके हाफ सर्किल इसने पूरा किया, यहां तक आया, ये एंटर करता हुआ ये चार्ज पार्टिकल फर्स्ट डी को जैसे ही क्रॉस किया। मैंने ऐसा किया कि इन दोनों डीज को एक पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ दिया। भाई पोटेंशियल डिफरेंस लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो जाएगा। ऐसा लगाया कि इस ये डी हाई पोटेंशियल पे थी, ये डी लो पोटेंशियल पे थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगा तो क्या इस चार्ज पार्टिकल पे बाहर निकलते ही इधर फोर्स लगा, फोर्स लगते ही इसकी स्पीड बढ़ी ऐसे, और स्पीड बढ़ गई तो क्या आप जानते हो कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतनी रेडियस बढ़ेगी। तो अब ये एग्जैक्ट उस रेडियस में नहीं घूमा, थोड़ी सी इसकी रेडियस बढ़ गई, है ना। यहाँ से तक इसका पाथ भी एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं रहता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, पर फिर भी यहाँ तक जैसे ही अब इसके अंदर अगले में एंटर करेगा, अब आप ये जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर एब्सेंट रहता है ना। तो ये मेटलिक कैविटी के अंदर जैसे एंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब। अब इलेक्ट्रिक फील्ड गायब तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा, और अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बचा है तो ये एक नई रेडियस लेगा ये, और वो जो पहले से थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या बढ़ गई है स्पीड। अब जैसे ही अब ये फिर से बाहर निकलने लगेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है तो देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स तो पॉजिटिव पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा ना, तो इधर वापस से फोर्स लग जाएगा तो इसकी स्पीड वापस से डिक्रीज हो जाएगी।
है ना, मेरे को इसकी स्पीड बढ़ानी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जैसे ही इधर से हाफ साइकिल कंप्लीट करके आया, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, इसको हाई पोटेंशियल पे लगा देता हूँ, इसको लो पोटेंशियल पे लगा देता हूँ ना। ऐसी व्यवस्था, ऐसी फैसिलिटीज के अंदर प्रोवाइड की जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप डायरेक्शन चेंज कर लेता है जब ये डी से बाहर निकलता है। अब जैसे ही बाहर निकला, वापस से यहाँ से यहाँ तक भाई फोर्स रहेगा, तो स्पीड बढ़ी तो रेडियस बढ़ी, तो ये और बड़ी रेडियस में जाएगा, स्पीड भी बढ़ती जा रही है, रेडियस भी बढ़ती जा रही है। ऐसे फिर अगली बार निकलेगा तो फिर अगली बार, ऐसे इस टाइप से ये घूमता जाएगा और इसका पाथ स्पाइरल हो जाएगा। कैसा पाथ हो जाएगा? स्पाइरल। अच्छा जी, एक और चीज सोचने वाली है कि इसमें देखो, जैसे जैसे पार्टिकल घूमता जा रहा है वैसे वैसे चार्ज पार्टिकल की एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अच्छा, एनर्जी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी नहीं बढ़ा रहा। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे अवेलेबल है? बिटवीन द डीज, इनसाइड द डीज इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट है, क्योंकि मेटलिक डीज हैं। क्योंकि कैसी डीज हैं? मेटलिक। तो जो एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो बिटवीन द डीज इंक्रीज हो रही है। और चार्ज पार्टिकल कितनी एनर्जी गेन कर लेगा वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो दोनों डीज को कितनी बार क्रॉस करता है, इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें कितनी बार क्रॉस कर रहा है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। जितनी बार क्रॉस करेगा उतनी बार एनर्जी बढ़ेगी, उतनी पाथ की रेडियस बढ़ती जाएगी। अच्छा जी, अब देखिए और कि ये ऐसे स्पाइरल पाथ में घूम रहा है और एनर्जी बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है? इसका पाथ को कैसा बनाना? सर्कुलर। तो हर साइकिल में थोड़ी थोड़ी एनर्जी बढ़ती जा रही है, थोड़ी थोड़ी रेडियस बढ़ती जा रही है। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे प्रेजेंट है? बिटवीन द डीज। मैग्नेटिक फील्ड कहां प्रेजेंट है? एवरीवेयर। पाथ एकदम सर्कुलर होता है इन द डीज, डीज के जो बीच में होता है ये पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, पर फिर भी गैप बहुत स्मॉल रखा जाता है, तो इससे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। पूरे पाथ में आपका स्पाइरल मान सकता हूं कि बहुत कम स्पेस होता है, ठीक है। अच्छा जी, ऐसे ही r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है, तो v की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब r मैक्सिमम हो जाएगा। और r मैक्सिमम कितना हो सकता है? इसके पाथ की रेडियस मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जितनी इस d की रेडियस है, d से बाहर थोड़ी जाएगा। तो r की मैक्सिमम, यानी जब r की वैल्यू d की रेडियस के इक्वल हो जाती है उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। यानी जब ये घूमता घूमता इससे टच होके घूमने लगता है, यानी ये मैक्सिमम एनर्जी गेन कर चुका है। अब इसको बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? इस d के अंदर एक जगह होल रखते हैं छोटा सा, और ये होल रखते हैं और इसके ऊपर एक प्लेट लगा देते हैं, छोटी प्लेट है ना, ऐसी इधर लगा देते हैं पॉजिटिव और इधर लगा देते हैं नेगेटिव, क्योंकि बहुत हाई स्पीड होती है। अगर सिंपल आप होल्ड कर दोगे तब भी स्पीड का सीधा सा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा ना, प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया की ना। तो अपने डिफ्लेक्टर प्लेट लगाई, जिससे पॉजिटिव पार्टिकल इस पॉजिटिव प्लेट से तो रिपेल होगा, नेगेटिव की तरह अट्रैक्ट होगा, तो ये इधर मुड़ के बाहर आ जाएगा। तो जो बाहर निकलेगा पार्टिकल उसकी एनर्जी काफी हाई होगी, और वो किसके कारण होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। अच्छा, अब बात आई ऐसी असेंबली करनी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज करे। इसके लिए जो डिवाइस लगाई जाती है वो लगाई जाती है ऑसिलेटर। क्या लगाया जाता है? ऑसिलेटर यहाँ पे लगा दिया जाता है, ठीक है। ये बार बार डिवाइस के जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करता है। अच्छा, तो एनर्जी चार्ज पार्टिकल की कौन इंक्रीज करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी कहां पे इंक्रीज होती है? बिटवीन द प्लेट्स। कहां पे होती है? बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, ऑसिलेटर का काम होता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बार बार चेंज करना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ये है कि मान लीजिए पहली बार जब आपने छोड़ा तो ये चक्कर इधर लगा के जो डी से बाहर निकला 3 सेकंड में बाहर निकला, कितनी देर में निकला? मान लीजिए 3 सेकंड में बाहर निकला। पर अगली बार जब ये अगली डी में जा रहा है, देखो उसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है और रेडियस भी बढ़ चुकी है, पर क्या चेंज नहीं हुआ? टाइम चेंज नहीं हुआ। क्योंकि आप जानते हो टाइम इज द इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होता है, ये आप लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अगर यहाँ से यहाँ आया तो जो इस पाथ में स्पीड कम थी और इतने पाथ में स्पीड ज्यादा थी, फिर भी टाइम उतना ही लिया। 3 सेकंड है तो इधर भी कितना लिया? 3 सेकंड। तो इसके अंदर मैं ऐसा टाइमिंग सेट करता हूँ कि हर 3 सेकंड के बाद क्या चेंज कर देगा? पोलरिटी। तो जब ये इधर जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये 3 सेकंड में इधर आएगा तो इसकी पोलरिटी चेंज हो जाएगी, ये इधर जाएगा। बात समझे? यानी जो इस चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी है
और इस जो ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है ये दोनों सेम होनी चाहिए, तब ये प्रॉपर वर्क करेगा। फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ द साइक्लोट्रॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल या फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन मस्ट बी सेम। और जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को मैच करती है, इस कंडीशन को बोला जाता है रेजोनेंस। क्या बोला जाता है? रेजोनेंस। इसलिए जो साइक्लोट्रॉन होता है वो रेजोनेंस पे वर्क करता है। किस पे वर्क करता है? रेजोनेंस पे। ठीक है, अच्छा जी। अब कुल मिला के अब साइक्लोट्रॉन के बारे में कितने मेन पार्ट क्या हो गए? मेटलिक डिस्क, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ऑसिलेटर, डिफ्लेक्टर प्लेट, ये तो इसके मेन पार्ट हो गए। अच्छा जी, चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को इंक्रीज किसके कारण होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के कारण? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। डीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट होता है, सिर्फ बिटवीन द डीज होता है, और एनर्जी इंक्रीज सिर्फ बिटवीन द डीज होती है। और कितनी एनर्जी इंक्रीज होती है ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि चार्ज पार्टिकल कितनी बार इन डीज को क्रॉस किया है। पाथ जो चार्ज पार्टिकल का होता है वो कैसा हो जाता है? स्पाइरल हो जाता है। अच्छा, बिटवीन द प्लेट पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर नहीं होता है, इन द डीज पाथ एग्जैक्ट सर्कुलर होता है। डिफ्लेक्शन प्लेट के यूज से अपन इसको बाहर निकाल लेते हैं साइक्लोट्रॉन से। क्या साइक्लोट्रॉन के बारे में इतनी चीजें आपको समझ में आई? यस सर। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं आपसे बोलूं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, चाहे मैं कहूं फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चाहे मैं आपसे बोलूं फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, भाई एक ही बात है कि तीनों बराबर रहती हैं और ये रेजोनेंस पे वर्क करता है ना, इसलिए बराबर होती हैं। चलिए जी, और देखते हैं। अब देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन से चार्ज पार्टिकल की एनर्जी को कितना इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, मैं तो जानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड में तो ये चार्ज पार्टिकल चल ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो बहुत कम टाइम के लिए आ रहा है ना, है ना? मैक्सिमम मोशन तो किसमें है इसके? मैग्नेटिक फील्ड में ही है ना? अच्छा, तो और डीज के अंदर पूरा पाथ सर्कुलर रहता है, और तो पाथ की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है भाई? mv/qb, ये आप जानते हो। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? कैपिटल आर। ये कैपिटल आर क्या है? डीज की रेडियस। किसकी रेडियस है? डीज की रेडियस। अच्छा, ये कितनी होगी? m, और जब ये आर हो गया तो v यानी वेलोसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम qb। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर कर सकता है चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन, वो कर सकता है qbr/m। दिस इज द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन साइक्लोट्रॉन। चलिए जी, नेक्स्ट चीज देखें, कितनी काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है आपकी के मैक्सिमम, क्या उसको आप लिख सकते हो? हाफ mv max का स्क्वायर। यस सर, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? देखो, हाफ mv max का स्क्वायर यानी भाई q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर बाई m स्क्वायर। मुझे ऐसा लग रहा है कि m से एक m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बचा क्या? दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, q स्क्वायर b स्क्वायर r बाई 2m। ये चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्वायर मैक्सिमम क्या है? एनर्जी है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन या व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर रिक्वायर्ड, जो ऑसिलेटर अपन को रिक्वायर्ड होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी पड़ेगी आपको, या साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या चार्ज पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कितना होता है भाई? qb/2πm। यही साइक्लोट्रॉन की या ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड होती है, ये तो आपको पता ही। इसलिए देखो मोशन के दौरान लगातार स्पीड चेंज हो रही थी, बट क्या चेंज नहीं हो रहा है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। अच्छा जी, दिस द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय चार्ज पार्टिकल। अच्छा मैक्सिमम, अच्छा कभी भी आपको फ्रीक्वेंसी दे या फ्रीक्वेंसी पूछे तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो आप इधर 2πm से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो q इंटू b आ जाएगा आपके पास। इस q इंटू b को यहाँ रख दो तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगी। यानी कई बार आपको डेटा q b r और m देने की बजाय कई बार फ्रीक्वेंसी भी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, तो फ्रीक्वेंसी से यहाँ से q और b का मल्टीप्लीकेशन निकाल दो, यहाँ पे पुट कर दो, तब भी काइनेटिक एनर्जी निकाली जा सकती है। या मैं पुट कर देता हूँ
इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो डायरेक्ट आप चाहो तो फॉर्मूला याद कर सकते हो। तो एक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये और एक फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में। तो इधर से अगर आप लिखना चाहो तो Q इंटू बी को क्या 2 पाई एम एफ लिख सकते हो, 2 पाई एम एफ लिख सकते हो। यहाँ पे एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। अच्छा ये अब ये वैल्यू यहाँ पे जब पुट करोगे तो जो के मैक्सिमम की वैल्यू आएगी, के मैक्सिमम वो कितनी आएगी, देखो क्यू बी है देखो, तो इसका स्क्वायर कितना है आपको, तो कितना हो गया भाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर एफ स्क्वायर, क्यू बी का स्क्वायर हो गया इंटू आर स्क्वायर बाई 2m। तो 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, आपके पास आया 2 पाई स्क्वायर एम एफ स्क्वायर आर स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आ गई। फ्रीक्वेंसी दिया तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर आप मेथड अडॉप्ट कर लो, वो क्यू बी का निकाल के वहां पे पुट कर लीजिए वैल्यू, तब भी आपके पास आ जाएगा। क्या बात समझ में आई आपको? साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन में क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थे? यस सर। तो कौन सा कैसा फील्ड लगा हुआ था? क्रॉस फील्ड, है ना? तो क्रॉस फील्ड यूज में लिया जाता है। चलिए जी, ये हो गया सिंपली साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, साइक्लोट्रॉन की वर्किंग, साइक्लोट्रॉन का स्ट्रक्चर और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय साइक्लोट्रॉन। इतनी चीजें आपकी हो गई है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए आप जो अभी तक आप जितने भी फॉर्मूले लिख चुके हो वो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, याद कीजिए वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ भाई, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। मैं अभी तक क्या निकाल चुका हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चार पार्टिकल पे करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स लगता है, ठीक है। अच्छा मैं जानता तो ये भी हूँ कि करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। यस सर। अच्छा, जो ये मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो रखी जाती है, अच्छा ये निकाली कैसे जाती है? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से? जो क्वेश्चन में किया तो अपने डायरेक्ट पुट कर दिया। अच्छा मुझे पता है करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है, ठीक है। देखो साइक्लोट्रॉन तक इस चैप्टर का एक पार्ट आपका फिनिश हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में अपन करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट। अभी तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कैलकुलेट किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण मोशन को चेक किया है। अब जो अपन करने वाले हैं वो करने वाले हैं करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक, अब जैसे वायर है, मैं कहूं इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी अब अपन करेंगे बी की कैलकुलेशन। अब तक तो समझ लो आपको बी गिवन था, अब अपन करेंगे बी की कैलकुलेशन मैग्नेटिक फील्ड की। अच्छा तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में सिंपल सी बात है, पहले भी अपन कर चुके हैं, फिर आपको जल्दी बता देता हूं। बी मैग्नेटिक फील्ड होता है भाई, इसकी यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है टेस्ला, और इसकी सीजीएस जो यूनिट होती है वो क्या होती है? गॉस। और दोनों में जो रिलेशन होता है 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁴, ये दोनों के बीच में क्या है? रिलेशन है, ठीक है जी। 10⁴ गॉस होते हैं 1 टेस्ला के अंदर। चलो भाई और देखो एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट किसकी है? बी की। अच्छा मैं अगर कहूँ आपसे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो, तो क्या आप जानते हो कि F इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है? यस सर। तो बी का निकालना है तो बी को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ रख लो। ये आ गया आई एल साइन थीटा। इसका अगर मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो भाई ऊपर F आ रहा है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T माइनस 2, बोलो सही है। अच्छा नीचे क्या आ रहा है भाई आपके पास? नीचे आ रहा है आई एल साइन थीटा। आई करंट तो खुद ही फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, A1 L लेंथ है मीटर, और साइन थीटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट होता है, इसलिए ये हो गया बी का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा m1 L तो पूरा कैंसिल हो गया तो L0 T माइनस 2 और A माइनस 1, ये B का मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। B को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्यों बोला जाता है आगे जाके देखेंगे जब अपन मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा और इसकी यूनिट एक वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती
ठीक है, ये भी क्यों होती है ये आगे चैप्टर में पता चलेगा। पर 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर 1 टेस्ला के इक्वल होता है ना, एक ही बात है, कभी आपको वेबर पर मीटर स्क्वायर दे दे तो आप समझ जाओ टेस्ला ही है ना। चलिए जी, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हो गया, यूनिट हो गई इसकी और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अच्छा, अब इसके बाद कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो आपका लॉ आया था वो आया था बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ, अच्छा ये वैसे तो जो ये रूल है, लॉ है, ये वेरी स्मॉल एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है ना। तो छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट हो तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है उसके लिए है। पर इसका यूज करके मैं लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स के कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊंगा। वो कैसे निकाल पाएंगे बाद में देखेंगे, पर फिलहाल आप समझिए जो ये किसके लिए वैलिड होता है, स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। अच्छा, कहता क्या है ये, मान लीजिए ये कोई करंट कैरिंग वायर है बड़ा सारा, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट लिया जो करंट आई लेके जा रहा है, ठीक है। ये छोटा सा एलिमेंट है डीएल लेंथ का, इससे इस पॉइंट पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जो यहाँ से आर दूरी पे है और थीटा एंगल पे है। तो ये इस लॉ को अप्लाई करके तो अपन इस छोटे से एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। बाकी अगर पूरे वायर के कारण निकालना है तो ऐसे इस वायर में इनफाइनाइट एलिमेंट बनेंगे, तो पूरे वायर को पहले इनफाइनाइट टुकड़ों में तोड़िए, फिर सभी कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखिए और फिर क्या कर दीजिए, उन सभी मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दीजिए। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर सम होगा, है ना। अच्छा, ये काम अपने लिए जनरली कौन करता है, इंटीग्रेशन। कौन करता है अपने लिए काम, इंटीग्रेशन करता है। चलिए जी, तो जो बायो-सावर्ट्स लॉ है उसका स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए और फिर आप उसको इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो वो लॉन्ग कंडक्टर के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। चलो वो तो बाद में देखेंगे, आप उसको इंटीग्रेट करके लॉन्ग कंडक्टर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। फिलहाल देखेंगे स्मॉल एलिमेंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तो भाई दो चीजें आएंगी, एक तो आएगा मैग्नीट्यूड और एक आएगा डायरेक्शन। एक आएगा मैग्नीट्यूड और एक क्या आएगा, डायरेक्शन। अच्छा, दोनों चीजें अपन निकालेंगे। सबसे पहले मैग्नीट्यूड बायो-सावर्ट्स लॉ से कैसे निकालते हैं, स्मॉल एलिमेंट के कारण, बिग वायर के कारण, ऐसे छोटे छोटे स्मॉल एलिमेंट के कारण को फिर सबका वेक्टर सम कर लीजिए या इंटीग्रेशन कर लीजिए तब निकलेगा। फिलहाल तो इस एलिमेंट के कारण, तो जो बायो-सावर्ट्स लॉ था ये कहता था कि जो इस छोटे से एलिमेंट के कारण, छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैं ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ तो समझो मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस करंट कैरिंग एलिमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा, वेयर द थीटा इज एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, और डीएल की डायरेक्शन तो किसकी होती है, आई की, यानी आई और आर के बीच में एंगल होगा। अच्छा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्या कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट को, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। अच्छा जी, इसको अगर मैं सारे को एक साथ लिखूं, पूरे को एक साथ लिखूं तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि dB इज इक्वल टू, या dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस से प्रोपोर्शनल है, I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। क्या प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा, यस सर। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगता है वो लगता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन, देखिए जरा आई बात समझ। अच्छा, इससे वैसे ही है जैसे अपने कूलम्ब्स रूल करना है, H इक्वल टू कि आप कांस्टेंट क्या लगा था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखो जो K की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नीचे आता था, यहाँ पे म्यू नॉट क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है ना। सेम वैसा का वैसा कांस्टेंट है। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोला जाता था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और म्यू नॉट को बोला जाता है परमिबिलिटी। क्या बोला जाता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट को बोला जाता है परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस,
फ्री स्पेस की परमिबिलिटी। अच्छा जी, और देखिए इस जो म्यू नॉट की वैल्यू जो होती है, म्यू नॉट वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, यानी इसको 4 पाई को इधर ले आओ तो इसकी पूरे की इस कांस्टेंट जो आपने लगाया इसके लिए होगी 10⁻⁷। अच्छा, बात आई म्यू नॉट की यूनिट की, म्यू नॉट की यूनिट की। तो म्यू नॉट की यूनिट लिखनी है तो बाकी सबको इधर लेके आओ। तो देखो इधर पहले से क्या है टेस्ला, आर स्क्वायर को लाओगे ऊपर तो मीटर स्क्वायर, नीचे आई को नीचे ले जाओगे इधर लाओगे तो एम्पियर, डीएल को नीचे लाओगे तो मीटर, साइन थीटा की तो छुट्टी है, कोई यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। तो यूनिट कितनी है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसका क्या आपको टेस्ला का डायमेंशन फॉर्मूला पता है? यस सर, अभी भी लिखा था। क्या मीटर का पता है? यस सर। एल क्या ए एम्पियर का पता है? यस सर। तो आप म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को आप लिख के चेक करेंगे, ठीक है, कि म्यू नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, ये आपका काम है, ठीक है। बी का मैंने निकलवा दिया था, म्यू नॉट का आप निकालेंगे। तो ये बायोसावर्ट्स लॉ था। ये क्या बता रहा है? सर्च मैग्नीट्यूड। अब बची मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लिखने के लिए जनरली दो रूल काम में लिए जाते हैं, राइट हैंड थंब रूल या स्लैप रूल या पाम रूल जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो जो पहला रूल है जो किसी भी करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करता है किसी भी पॉइंट पे, वो राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। क्या कहता है ये रूल? ये कहता है कि मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर है, उसमें ये करंट जा रहा है, इस करंट के कारण किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो निकालने के लिए आप राइट हैंड का थंब लीजिए करंट की डायरेक्शन में। किसकी डायरेक्शन में? करंट की डायरेक्शन में। और इस वायर को होल्ड कर लीजिए बाय फोल्डिंग योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड। राइट हैंड के फिंगर को फोल्ड करके इसको पकड़ लीजिए। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर होगी, ये फिंगर जिस डायरेक्शन में फोल्ड होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करेगा। जैसे मान लो इसमें करंट ऊपर जा रहा है तो आप इसको ऐसे पकड़ोगे तो इधर से फिंगर्स अंदर जाएंगी और इधर से यूं बाहर आएंगी, यानी कुल मिला के कर्ल जो फिंगर है वो ऐसे जो कर्ल हो रखे हैं उनमें यहाँ से अंदर जाती हैं, इधर से बाहर आती हैं। तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन आप देखोगे तो अंदर की तरफ होगी और इधर डायरेक्शन देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की तरफ होगी, ठीक है। ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी जो करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर करंट बनती है वो ऐसी बनती है, वो अभी आपको आगे बनवा देंगे, ठीक है, डायरेक्शन आपकी, ठीक है। अच्छा, दूसरा रूल है जो स्लैप रूल है, वो किसी पॉइंट पे, ये तो हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। आप रूल डालो, मैं कहूँ इस पॉइंट पे डायरेक्शन सर अंदर, मैं कहूँ ये पीछे वाले पॉइंट पे इस पे डायरेक्शन सर इधर, ये पूरा लूप पे ही एरो लगेगा। इस वाले पॉइंट पे, बाहर वाले पॉइंट पे ये ऐसे है, ये वायर ऐसे है और ये इस वायर में मान ऊपर करंट जा रहा है तो मैंने इसको ऐसे पकड़ा है तो इसके चारों तरफ ये सर्किल बनेगा ऐसे, और डायरेक्शन क्या आएगी सर्किल पे यूं। तो पूरे पे यूं एरो लगा दो, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, इस पे इधर, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दूसरा जो आपके पास स्लैप रूल या पाम रूल था वो क्या कहता था? वो ये कहता था कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके कारण किसी पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है, तो राइट हैंड का थंब करंट की डायरेक्शन में कर लीजिए और जो आपकी फिंगर्स हैं उनको पॉइंटेड कीजिए जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। थंब किधर करना है? करंट की डायरेक्शन में, जो आपकी डिनोटेड है डायग्राम में ये वाली, और फिंगर किधर करनी है? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पे निकालना है तो इधर कर लीजिए और फिर स्लैप लगाइए। अगर स्लैप अंदर की तरफ लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ लग रहा है तो बाहर की तरफ है। या आप देख लीजिए पाम के परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है ना, इसमें ऐसे लूंगा पाम परपेंडिकुलर क्या बनेगा? ये बनेगा इधर इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर मैं डायरेक्शन पूछूं इस पॉइंट पे बताइए बेटा, तो आप वही इधर करेंगे थंब, इधर करेंगे फिंगर, स्लैब बाहर की तरफ लग रहा है तो डायरेक्शन होगी बाहर, यानी इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, ऐसे होगी। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक दो मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, आप मेरे को बताना जरा। जैसे मैंने बोला कि ये वायर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। चलिए भाई बोलिए जरा, थंब किधर करना है? नीचे की तरफ, और फिंगर को किधर करना है? जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी तरफ। तो वो पॉइंट किधर है? इधर है, तो इधर करनी है फिंगर, यानी आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे। आगे अब स्लैब लगा के देखिए किधर लग रहा है? बाहर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे होगा बाहर की तरफ, ठीक है। मैंने कहा इस पॉइंट पे बताइए
तो इस पॉइंट बताना है। तो अब इस बार थंब तो हमेशा करंट की डायरेक्शन में और फिंगर किधर करनी है, जिस पॉइंट पे निकालना है, इधर निकालना है, इधर करनी है। अब स्लैब करिए, किधर लगा, अंदर की तरफ लग रहा है, बॉडी के ऊपर लग रहा है ना, तो किधर लगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यही बात समझ में। चलिए और देखिए, और देखिए जैसे ये वायर है, मैंने कहा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, चलिए भाई सोचिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में क्या कर लें, थंब, और फिंगर के इधर कर लें जिस पॉइंट पे निकाला है नीचे, किधर आएगी वो डायरेक्शन, इधर यानी बाहर की तरफ। ठीक है, मैं कहूँ ऊपर वाले पॉइंट पे बताओ, अंदर की तरफ, ऊपर वाले सभी पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर की तरफ, इधर सभी पे बाहर की तरफ। अच्छा जी, और देखिए, अच्छा कई बार डायरेक्शन के नाम भी दे देता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ठीक है, तो कैसे करते हैं, तो डायरेक्शन जनरली ऐसे बना लो आप, जनरली ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। याद रखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई, बोर्ड अपना वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है ना, डायरेक्शन कोई ऊपर की तरफ नॉर्थ थोड़ी होती है। नॉर्थ इधर का मतलब है ये वाली डायरेक्शन, साउथ इधर लिखा है जिसका मतलब ये वाली डायरेक्शन, वेस्ट इधर ईस्ट इधर, है ना, ऐसा अपन बना के चलते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं कभी बोलूँ, अब इसको समझो हॉरिजॉन्टल है, यानी इस बोर्ड को आप ऐसे रख लो, कभी मैं बोलूँ वर्टिकल अपवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन होगी ये, और वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी इस बोर्ड के अंदर। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे करवाता हूं क्वेश्चन, मैंने कहा कि एक वायर है जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में करंट लेके जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वायर है ना। तो ये वायर कैसा हुआ भाई, ईस्ट इधर है वेस्ट इधर, ऐसे है ये वायर। नॉर्थ साउथ किधर है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है। मैंने आपसे पूछा इस वायर से 3 सेंटीमीटर वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो पॉइंट है उस पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। तो करंट किधर जा रहा है भाई, इधर जा रहा है, तो इधर तो थंब कर लिया। अब आपको ऊपर वाले पॉइंट बताना है, नीचे ये वायर था, इस डायरेक्शन में ये करंट किया, और 3 सेंटीमीटर नीचे का मतलब ये हॉरिजॉन्टल वायर है, इसके नीचे, तो डायरेक्शन किधर है, इधर, और इधर क्या पड़ेगा आपका साउथ, क्या पड़ेगा साउथ। तो 3 सेंटीमीटर अगर मैं कहूँ बिलो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दीजिए, तो क्या आएगी भाई, मेरे हिसाब से तो साउथ आएगी। ठीक, क्या वर्टिकल अबोव बिलो को मतलब समझ लो, ये अभी फिलहाल इस डायग्राम में जो ये डॉट है यानी ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल अबोव है, और ये वाली डायरेक्शन वर्टिकल ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलिए मैं आपसे बोला 3 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट होता तो किधर होती, ऊपर का मतलब इधर है ना, ये हॉरिजॉन्टल है, तो 3 सेंटीमीटर इधर करते तो डायरेक्शन किधर आती, देखो स्लाइड पर आती इधर इस डायरेक्शन में, तो 3 सेंटीमीटर ऊपर पूछता तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आता ना। आराम से समझिएगा भाई, डायरेक्शन वाला है ना, इसको जैसे यूं हॉरिजॉन्टल रख लोगे तो वायर की डायरेक्शन में तो क्या करोगे भाई आप, थंब करोगे तो थंब ऐसे हो गया, और वर्टिकल अबोव इस वायर से ऊपर वाले वायर, तो इधर करोगे तो ये वाली डायरेक्शन आएगी ना, और ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, नॉर्थ है जी। देखिए चलिए सिंपली एक क्वेश्चन और कर लेते हैं डायरेक्शन का, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। मैंने आपको बोला कि एक वायर है जो हॉरिजॉन्टल वायर है और करंट की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, करंट की डायरेक्शन किधर है, नॉर्थ टू साउथ। 5 सेंटीमीटर नीचे वर्टिकल ब्लो पॉइंट है जो वायर के, उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। वर्टिकल ब्लो का मतलब अंदर की तरफ है ना, तो करंट की डायरेक्शन थंब, ये क्या आया, टुवर्ड्स ईस्ट, किधर आया, टुवर्ड्स ईस्ट। इस तरीके से अपन क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन भी बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये स्लैब रूल लगा के अपन बता रहे हैं। ये तो डायरेक्शन निकालना आ गया अपन को, या तो राइट हैंड रूल से निकाल लो, या स्लैब रूल, या जिसको पाम रूल भी कहते हैं, इससे निकाल लो। और मैग्नीट्यूड बाय शॉर्ट क्लास निकाल लो, जो कितना होता है, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने लग जाऊं तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अपने आप बताने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी देखो जैसे ये आपका एलिमेंट था, इसके कारण यहाँ पे जैसे मेरे को डायरेक्शन निकालनी आई, तो रूल के अकॉर्डिंग निकालूं तो भाई इधर करंट की डायरेक्शन में थंब, और इधर स्लैब डायरेक्शन आएगी नीचे। देखो ये आई यानी ये जो डीएल वेक्टर है और ये आर, इन दोनों का प्लेन तो क्या है, बोर्ड वाला प्लेन है, इन दोनों के प्लेन की परपेंडिकुलर आती है डायरेक्शन, यस, यानी बी इज परपेंडिकुलर टू डीएल,
एंड B इज परपेंडिकुलर टू R, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वेक्टर फॉर्म में अपन लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL क्रॉस R। ऊपर क्या साइन आ रहा है, साइन आ रहा है तो A क्रॉस B में लिख लो भाई इसको, और नीचे क्या लिख लो R क्यूब, क्योंकि ऊपर R नहीं आ रहा था तो मैंने R ऊपर लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, A क्रॉस B कितना हो जाएगा, A B साइन थीटा होगा ना, तो A R से R कैंसिल हो जाएगा। ये आपके बायो-सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। क्या चीज है, ये वेक्टर फॉर्म में है। अच्छा, बायो-सावर्ट्स लॉ का यूज क्या है, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, स्मॉल एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना किसी पॉइंट पे, है ना, ये लॉ है। आपको ये तो ऐसे ऐसे याद रखना है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसके कारण किस किस स्ट्रक्चर के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊंगा, कैसे कैसे करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाऊंगा, ये आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और फिलहाल ये स्मॉल एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इतना होता है। डायरेक्शन के लिए राइट हैंड सिलेक्ट टूल लगा लेंगे आप, और इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं, इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एम्पियर्स रूल्स है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।